गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में, जहाँ पे हमने सेल टू सेल ट्रांसफ़र ऑफ वाटर और एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट हेयर्स पढ़ा था। अब हम उसके आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो वाटर है वो जाइलम सेल्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है और उसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम सेल्स के द्वारा ही होता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कितनी थ्योरीज दी गई और किन साइंटिस्टों ने किस प्रकार से उसको डिफाइन किया। देखिए ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है ये बायोलॉजिकल है, और कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिन वैज्ञानिकों ने दिया उनकी कंपाइल्ड थ्योरी कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी, और जिन्होंने फिज़िकल मैकेनिज्म दी वो कहलाती है फिज़िकल फोर्स थ्योरी। बायोलॉजिकल फोर्स थ्योरी में दो मुख्य धारणाएं दी गई। कौन कौन सी है वो? रिले पंप थ्योरी और पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी। रिले पंप थ्योरी गॉडलेवस्की ने दी। इन्होंने कहा कि जो एंडोडर्मिस की सेल्स हैं या जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उसमें परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज के कारण पंप की क्रिया होती है, जिससे वाटर जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है। तो ये कैसे? चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। नेक्स्ट आता है पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी। ये सर जेसी बोस ने दी थी। इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल प्रोब तैयार किया, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल प्रोब को पेड़ के पौधे के अंदर उसकी स्टेम में अंदर इंसर्ट किया, और इंसर्ट करते गए कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। जब उस प्रोब को इंसर्ट किया और वो प्रोब एंडोडर्मिस पर पहुंचा, तो एंडोडर्मिस पर पहुंचने पर उसमें गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो मूव करती है, ऑसिलेशन शो करती है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये ऑसिलेशन जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं उसके अंदर की सेल्स होती हैं उनमें ऑसिलेशन की प्रोसेस होती है या पल्सेटिंग मूवमेंट होता है, जिनके द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो सर जेसी बोस ने पल्सेटरी मूवमेंट की थ्योरी दी। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी में पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी प्रीजले ने दी और ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी डिक्सन और जॉली ने दी थी। फिर आते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में कहता है कि सेल्स में जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, सेल्स में वाटर एब्जॉर्प्शन से ये सेल्स टर्जिड कंडीशन में आ जाती हैं, सेल वॉल पर दबाव डालती हैं और सेल वॉल इन सेल्स के अंदर के जीवद्रव्य पे दबाव डालता है, जिससे इन सभी सेल्स में एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही रूट प्रेशर कहलाता है। इस प्रेशर के कारण जल जो होता है एक सेल से दूसरी सेल में मूव करता है और फिर जाइलम वेसल्स में भी मूव कर जाता है, वापस नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद जाइलम वेसल्स में मूव कर जाता है और वापस नहीं आता है। लेकिन ये जो रूट प्रेशर है ये बड़े पौधों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इससे 19 मीटर्स तक ही पौधों में पानी ऊपर चढ़ सकता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि रूट प्रेशर से अधिक होता है। ठीक है, रूट प्रेशर से अधिक होने के कारण सिर्फ छोटे पौधों में शाकीय पौधों में ही रूट प्रेशर के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, जिसे कि डिक्सन एंड जॉली ने दी थी। डिक्सन एंड जॉली ने दी थी ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ये ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी जो है तीन फोर्सेस पे डिपेंड करती है। कोहेसिव फोर्स, नेक्स्ट एडहेसिव फोर्स,
एंड थर्ड वन ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है, ये तीन फोर्सेस पे डिपेंड करती है, कोहेसिव, एडिसिव एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे कि जल के दो अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? कोहेसिव फोर्स, और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, ये एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़े रखता है। ये क्या होता है कि इसी कारण वाटर जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर खींचते वक्त अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल्स को भी खींचते हैं, और इससे कॉन्टिन्यूअस वाटर की मूवमेंट या करंट बन जाती है। जैसे आप ग्लास से पानी अगर गिराएंगे तो पानी पूरा किस तरीके से गिर जाता है? वो पूरा का पूरा गिरता है। इट मीन्स जो आगे वाला मॉलिक्यूल है वो पीछे वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें? कोहेसिव फोर्स लग रहा है। यही फोर्स जाइलम वेसल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी होता है। नेक्स्ट है एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, जो कि ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे कि जाइलम वेसल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, और इस फोर्स के कारण जल जो है वो जाइलम वेसल्स में भरा रहता है, और ठीक है, जाइलम वेसल्स में भरा हुआ रहता, आगे की ओर खिंचता है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन आप जानते हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट भी होता है, और उसी इवेपोरेशन से ट्रांसपिरेशनल पुल स्टार्ट होता है। इसमें क्या है देखेंगे डायग्राम से। जाइलम सेल्स हैं, ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये सब स्टोमेटल कैविटी है, और ये स्टोमा है, स्टोमा मतलब छेद, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये सब स्टोमेटल कैविटी है, वाटर इवेपोरेट यहाँ से इवेपोरेट होता है, बाहर की ओर चला जाता है, जिससे यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, यहाँ की पानी की कमी हो जाती है, और फिर यहाँ से इन सेल्स से भी, जो सब स्टोमेटल कैविटी को घेरे हुए सेल्स है, यहाँ से भी पानी बाहर निकलता है, और वो इवेपोरेट बाहर की ओर हो जाता है। ऐसा होने पर इन सेल्स में जब पानी बाहर निकल जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगा? इन सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो डीपीडी भी इंक्रीज हो जाएगा। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जितना अधिक होगा उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी अधिक होगा, डीपीडी भी अधिक होगा। डीपीडी क्या है आपको पता है? डीपीडी क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल, ठीक है, कितना सेल को पानी चाहिए, ये क्या है? उसका डीपीडी है। अब इसकी डीपीडी कम अधिक हो जाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी अधिक हो जाता है, जबकि जो इसके एडजेसेंट सेल्स हैं, इन सभी सेल्स के बारे में
इनकी क्या हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गई, डीपीडी भी बढ़ गई, लेकिन कंपैरेटिवली इनके एडजेसेंट सेल की अभी भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले की तरह है, उसमें वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है, तो इनका डीपीडी क्या होगा, अभी भी कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। वाटर क्या करता है, हाई डीपीडी से लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है। वाटर हमेशा डीपीडी का लो होगा, या लो डीपीडी का मतलब उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अधिक संख्या में है, उसकी डीपीडी क्या होगी, लो है। मीन्स ये जो एडजेसेंट सेल्स हैं इनकी डीपीडी कम है और इनकी डीपीडी अधिक है। वाटर क्या करेगा, इस एडजेसेंट सेल से इसमें हाई डीपीडी वाली सेल्स में मूव कर जाएगा। ऐसा फिर हर अगली सेल, जो भी अगली सेल होगी उसकी एडजेसेंट सेल होगी पीछे वाली सेल, उसका डीपीडी हमेशा लो रहेगा, क्योंकि उसमें भी वाटर की सफिशिएंट क्वांटिटी है। जिनके पास कम है वो सेल्स क्या करती है, पीछे वाली सेल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरीके से जब ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जाइलम तक पहुंचेगी, तब जाइलम से ये क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जाइलम से वाटर एब्जॉर्प्शन करने पर ये जो लेयर है, ये जाइलम से वाटर एब्जॉर्प्शन करने पर जाइलम की वेसल्स लंबी लंबी होती हैं, और ये प्रेशर क्या होगा, पुल जाइलम की, सपोज करिए ये है, ठीक है, या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये नीचे वाटर क्या करेगा, जाइलम की सेल्स से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, और क्योंकि इन जो पानी भरा हुई जो जाइलम की सेल्स में जो पानी है उसमें कोहेसिव और एडिसिव फोर्स लग रहा है, उन कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस के कारण पानी जाइलम वेसल से ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा, और जब ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा और रूट्स में आने पर रूट्स की सेल्स से फिर डीपीडी ग्रेडियंट या डिफरेंस के कारण जाइलम की वेसल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। देखिए, ट्रांसपिरेशनल पुल से वाटर जो है वो 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, जो यूकेलिप्टस और बड़े बड़े देवदार वगैरह के पेड़ होते हैं, 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी वाटर मूव कर सकता है। अब हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल टू सेल ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जाइलम में कैसे ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर के द्वारा पानी ऊपर तक चढ़ता है। इसी क्रम में आगे ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन आपको पता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, रूट सेल्स कंटिन्यूअस वाटर एब्जॉर्ब करती रहती हैं। अगर वो कंटिन्यूअस ऐसी वाटर एब्जॉर्ब करेंगी और वाटर कहीं से निकलेगा नहीं तो सेल्स फट सकती हैं। तो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है स्टोमेटल कैविटी से, जो अभी हमने पढ़ी है, स्टोमेटल कैविटी से जो वाटर बाहर इवेपोरेट होता रहता है वो क्या कहलाता है, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है, जिससे सेल्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में बनी रहती हैं। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्लियर है, क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर from the cells in the form of vapors through the stomata is called transpiration. Transpiration जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है पौधा, उसका जो 100% अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका सिर्फ 1% ही वो अपने फंक्शनल यूज़ के लिए काम में लाता है, और 99% वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ट्रांसपायर हो जाता है। तो हम टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल, नेक्स्ट है क्यूटिकुलर, थर्ड इज लेंटिकुलर, एंड फोर्थ इज बार्कियल। समझ में, 4 प्रकार के स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन,
क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड बार्कियल ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है ये सबसे अधिक होता है, और वो जो 1% ट्रांसपिरेशन होता है उसका 80 to 90%, सॉरी 99% जो ट्रांसपिरेशन होता है उसका 80 to 90% स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। 80 to 90% स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो 3 to 9% होता है। ठीक है, ये क्यूटिकल से होता है, क्यूटिकुलर सेल्स से होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिसेल्स आप जानते हैं, आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जिसमें कुछ ऐसी यूं करके कैविटीज बनी होती हैं, अक्सर पक्षी वगैरह रहते हैं। ठीक है, उन्हें लेंटिसेल्स या वात रंध्र हिंदी में कहते हैं, और ये भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में सहयोग करते हैं, और इनसे लगभग 0.1% वाटर ट्रांसपायर होता है। ठीक है, और बार्कियल ट्रांसपिरेशन, इससे बहुत ही कम ट्रांसपिरेशन होता है लेकिन इनका एरिया बहुत अधिक होता है, बार्क का एरिया बहुत अधिक होता है, इसलिए लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से अधिक ट्रांसपिरेशन बार्कियल ट्रांसपिरेशन होता है, बार्क के द्वारा होता है। तो सबसे अधिक स्टोमेटा से होता है, फिर क्यूटिकल से होता है, देन बार्क से होता है, एंड देन सबसे कम लेंटिसेल्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पर। मेन क्या पढ़ना है हमें? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नाम से ही पता चल रहा है स्टोमेटा से होने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्यूटिकुलर सेल्स है, ये स्पेशलाइज्ड क्यूटिकुलर सेल्स या कहेंगे पोर्स हैं, जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से घिरी होती हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। कुछ इस प्रकार से क्या है, लिविंग सेल्स है ये। स्टोमेटा है क्या एक्चुअली, ये पोर्स होते हैं जो कि क्यूटिकल, स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि क्यूटिकल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं और स्पेशलाइज्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें बीच में एक पोर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमा या पोर कहेंगे। ये पोर जो है दो बीन शेप की सेल्स से घिरा हुआ होता है, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इनकी बाहर की वॉल पतली होती है और अंदर की वॉल मोटी होती है। ठीक है, इनर वॉल जो पोर को घेरे हुए है वो मोटी है और बाहर की वॉल इनकी पतली होती है। वो किसी एक विशेष कारण के लिए होती है जो आगे हम पढ़ेंगे। और इन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, साथ में न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, बड़ा वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं चारों तरफ पतली भित्ति वाली या थिन सेल्स वाली सब्सिडरी सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स, सब्सिडरी सेल्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इनके इन पोर्स से वाटर इवेपोरेट होता है, बाहर की ओर जाता है। पोर के अंदर एक कैविटी होती है जिसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। नाउ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, देखिए स्टोमेटा का खुलना या बंद होना। मैंने बताया आपको कि
गार्ड सेल्स जो होते हैं वो अंदर की ओर थिक वॉल्ड होते हैं और बाहर की ओर थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अंदर की ओर थिक वॉल्ड होते हैं और बाहर की ओर थिन वॉल्ड होते हैं। इनका खुलना इस स्टोमेटा का, स्पोर का, ठीक है, ये जो पोर है, स्टोमा है, इस छिद्र का खुलना जो है ये डिपेंड करता है इन गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी पे। टर्जिड मीन्स होता है तनावग्रस्त हो जाना, फूल जाना, और फ्लैसिड का मतलब होता है पिचक जाना। ठीक है, तो ये जो अगर ये टर्जिड हो जाती हैं कोशिकाएं, गार्ड सेल्स की कोशिकाएं, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स की कोशिकाएं अगर टर्जिड हो जाती हैं तो ये पोर खुल जाता है, और जब ये फ्लैसिड हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं। टर्जिड होने पर क्या है, स्टोमेटा ओपन एंड फ्लैसिड में स्टोमेटा क्लोज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? टर्जिड किस कंडीशन में होगी? जब बाहर से पानी इनके अंदर आएगा। ठीक है, जब बाहर से पानी, वाटर इनके अंदर एंडोस्मोसिस की क्रिया के द्वारा जब अंदर आता है, तब ये क्या करती है, फूल जाती है। और जब फूल जाएंगी तो क्या होता है कि ये वाली वॉल जो होती है वो फ्लैक्सिबल होती है और ये पीछे की ओर दबाव डालता है। ठीक है, जीवतंत्र क्या करेगा, पीछे की ओर दबाव डालेगा और ये पीछे की तरफ प्रेशराइज होकर खिंचती है। और जब ये पीछे की ओर खींचती है तो ये रिजिड वॉल होती है, ये भी क्या करती है, इसके साथ साथ पीछे की ओर खिंच जाती है, जिससे कि पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये पीछे की ओर जब ये टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी, फूल जाएगी, जीवद्रव्य में पूरा पानी भर गया है, तो ये वॉल थिन होती है, ये फ्लैक्सिबल होती है, पीछे की ओर प्रेशराइज करती है। और जब ये पीछे की ओर खींचेंगी तो अंदर की वॉल भी पीछे की ओर खिंच जाती है, जिससे ये पोर्स खुल जाते हैं। दूसरा, कैसे क्लोज होते हैं? क्लोज कंडीशन में क्या है, फिर एक्सऑस्मोसिस की क्रिया होगी। एक्सऑस्मोसिस जब यहाँ से वाटर जो है कि बाहर की सेल्स में चला जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये पिचक जाती हैं। ये सेल्स क्या करेंगी, पिचक जाएगी और ये अपनी कंडीशन में अंदर आ जाएगी और ये पोर्स भी जो है अंदर की ओर आ जाएंगे और ये क्लोज हो जाएंगे। तो फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी पे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। थ्योरीज, जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग की थ्योरीज हैं, कई साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे अब। तो थ्योरीज कौन कौन सी दी हैं? तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। स्टार्च शुगर थ्योरी, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है वो लॉयड ने दी थी, स्टीवर्ड ने स्टीवर्ड, और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी लेविट ने दी थी। साइंटिस्टों के नाम भी जानने जरूरी है, लेविट ने दी थी। देखिए, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस क्या करता है, दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होता रहता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होगा तो
जो पीएच है सेल्स की वो बढ़ेगी। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस लॉयड ने दी और इसके साथ साथ नाम जुड़ा हुआ है साइडिक एंड स्कार्फ का। ठीक है, अब हम स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ड्यूरिंग डे, दिन के समय CO2 कंजम्पशन फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होता है, कंज्यूम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंज्यूम होती है, इससे सेल्स का पीएच या कहेंगे सबस्टोमेटल कैविटी का पीएच बढ़ जाता है। और पीएच बढ़ जाने से एक एंजाइम है फॉस्फोराइलेज। ठीक है, गार्ड सेल्स का पीएच ये रही, वैसे हम पढ़ेंगे इसको, ये स्टोमेटल, ये गार्ड सेल्स हैं, ये सबसिडियरी सेल्स हैं मान लीजिए, और दिस इज सबस्टोमेटल कैविटी। सबस्टोमेटल कैविटी में CO2 का कंजम्पशन हो रहा है और कंजम्पशन होने से यहाँ क्या होता है, ये पीएच बढ़ जाता है और इन गार्ड सेल्स का पीएच भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। गार्ड सेल्स के पीएच बढ़ जाने से इसमें उपस्थित एंजाइम फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाता है और फॉस्फोराइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है, ठीक है, पीएच बढ़ जाने से जो स्टार्च इसमें है, स्टार्च क्या है, पौधों में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही होता है। तो स्टार्च जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या है, ये सॉल्युबल है वाटर में, ये सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है और अगर ये वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, या कहेंगे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका DPD भी बढ़ जाएगा, जिससे वो आसपास की सेल्स से वाटर एब्जॉर्ब, एंडोस्मोसिस के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। इसको डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ये सॉल्युबल है वाटर में, ये गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया है, ये क्या करेगा, तो ये सॉल्युबलाइज है और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। ये अब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है जो कि अपने बगल वाली सेल्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। अब ये क्या करेगा, एंडोस्मोसिस, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, समझ सकते हैं, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से इसका DPD भी बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाएगा। और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अगर इसका ज़्यादा हो गया, अभी इन सेल्स का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, यहाँ पे पहले की तरह ही है, यहाँ वाटर उतना ही अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एंडोस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने से ये क्या है, फूल जाएगा, ये फूल जाएगा, फूलने से इसकी सेल्स में बाहर की ओर टेंशन होगी और ये पोर इस तरह बाहर की ओर खुल जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या है, दिन की प्रोसेस है, ये क्या है, ये दिन की प्रोसेस है। और अब इसका उल्टा क्या होगा, रात में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन भी कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबस्टोमेटल कैविटी में बढ़ जाती है। अब सबस्टोमेटल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उस बढ़ने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें
नाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट CO2 की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ गई है। अब ये CO2 ज़्यादा हो गया है तो इसमें उपस्थित वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लेगा, कार्बन, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जो कि डिसोसिएट हो जाता है H प्लस एंड CO3 माइनस आयंस में। अब ये H प्लस CO3 माइनस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और ये जो H प्लस है ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से पीएच जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पीएच कम हो जाता है। और पीएच के कम होने के कारण क्या करेगा, जो ग्लूकोज है वो फिर से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने के कारण जो गार्ड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गार्ड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम हो गई क्योंकि ये फिर से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है और ये क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या हो गया, अब डाइल्यूट हो गया है। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया है। ये क्या करेगा, यहाँ से पानी की मात्रा बराबर हो गई है, सफिशिएंट हो गई है, ये पानी एक्स ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर की सेल्स में मूव करना शुरू कर देगा। क्या है, फिर भी आप वही कर सकते हैं, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया और डीपीडी भी कम हो गया। और डीपीडी वाटर कहाँ मूव करता है, हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वाटर मूव करता है, ठीक है। लो डीपीडी से वाटर कहाँ से मूव करेगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वाटर मूव करता है। तो यहाँ क्या है, लो डीपीडी है, सॉरी यहाँ क्या है, हाई डीपीडी है कंपैरेटिवली और यहाँ क्या हो गया, लो डीपीडी हो गया है। वाटर एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू बगल की सेल्स में मूव करेगा जिससे ये सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब हम, ये तो था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, कैसे दिन में स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर नाइट में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। शुगर के बनने से स्टोमेटा ओपन हो जाती है, ठीक है, और फिर अगर ये स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इसी कारण दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब हम नेक्स्ट हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जो कि स्टीबोर्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टीबोर्ड हाइपोथेसिस। स्टीबोर्ड हाइपोथेसिस ये भी डिपेंड करता है शुगर स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने अभी स्टार्च शुगर कन्वर्जन पढ़ा है, स्टीबोर्ड ने भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और स्टीबोर्ड हाइपोथेसिस दी। स्टार्च देखेंगे इसका, स्टार्च एट pH 7 कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, यहाँ म्यूटेज मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है। अब ये ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल है और ये वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाता है। सॉल्युबलाइज होने के कारण हमने जैसा अभी पढ़ा है गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और डीपीडी भी बढ़ जाता है, जिससे एंडोस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल्स बाहर से पानी अपनी एडजेसेंट सेल से पानी अंदर की ओर एब्जॉर्ब करती हैं, टर्जिड हो जाती हैं और टर्जिड होने के कारण उनके स्टोमेटा खुल जाते हैं, ठीक है, और वाटर ट्रांसफायर हो जाता है। तो ये स्टीवर्ड ने बताया। फिर इसके बाद रात में क्या होता है, रात में ये जो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज पीएच, रात में कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन क्या होता है, कम हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है, CO2 का कंजम्पशन कम हो जाता है, जिससे उसका पीएच घट जाता है। पीएच कम हो जाता है तो पीएच 5 जब हो जाता है तो 5 की एक एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेट एटीपी, ठीक है, एटीपी से फॉस्फेट एडीपी में ठीक है, एटीपी से एक फॉस्फेट लेके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये लोअर पीएच पर फिर से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्च में कन्वर्ट होने से मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई थी, स्टार्च इनसॉल्युबल है वाटर में, जिससे उसकी ऑस्मोटिक गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम होने से उसमें वाटर की मात्रा सफिशिएंट अमाउंट में जब होती है तो एक्सोस्मोसिस के द्वारा वो वाटर को एडजेसेंट सेल्स में भेज देता है, फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाते हैं। तो इस स्टीवर्ड की हाइपोथेसिस है, इज इट क्लियर कि स्टार्च एट pH 7 in the presence of phosphorylase enzyme converts into glucose 1 phosphate और फिर glucose 1 phosphate during day। और ये वाली प्रोसेस क्या हो रही है, डे में हो रही है, और ये वाली इधर की प्रोसेस कब हो रही है, नाइट में हो रही है। और डे में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर और क्या करता है, इट रिजल्ट्स इनटू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर पीएच कम होने से हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड देन फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोमेटल डोर्स बंद हो जाते हैं। Now K plus transport theory। ठीक है, K प्लस ट्रांसपोर्ट थ्योरी से लेविन ने संशोधित किया था, प्रपोज किया। ये भी प्रोसेस जो होती है लाइट और डार्क से रिलेटेड है। तो लाइट में देखेंगे लाइट में क्या रिएक्शन हो रही है इससे, ठीक है। ड्यूरिंग लाइट या डे टाइम क्या होता है, आपको बताया CO2 फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन अगर होने लगेगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कैसे CO2 पीएच पे डिपेंड, पीएच को रेगुलेट करता है, बताया था। CO2 प्लस H2O गिव राइज H2CO3 एंड दिस डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड CO3 माइनस आयन। ये H प्लस आयन की अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो पीएच कम हो जाएगा, कम रहेगी तो पीएच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस में, जिससे पीएच, ठीक है, कंजम्पशन हाई, CO2 कंजम्पशन क्या है, हाई है, पीएच क्या है आपका, बढ़ा हुआ है, ठीक है। पीएच दिन के समय हमेशा बढ़ा हुआ होगा। फिर
इसके बाद पीएच ज़्यादा होने पर, अभी आपने स्टीवर्ट थ्योरी में भी पढ़ा और अभी आपने शुगर कन्वर्जेंस, शुगर स्टार्च कन्वर्जेंस थ्योरी में भी पढ़ा, अगर पीएच ज़्यादा होगा तो शुगर जो होता है, स्टार्च जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। हाई पीएच स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में, ठीक है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर के प्लस ट्रांसपोर्ट थ्योरी कहती है कि शुगर से क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। एक्चुअली जो मैलिक एसिड बनने की प्रक्रिया है ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, पर माना जाता है कि ये जो शुगर है, शुगर से मैलिक एसिड थ्रू रेस्पिरेशन ये बनता है। तो शुगर से पहले क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है, जिससे ग्लाइकोलिसिस से गार्ड सेल्स के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। शुगर ग्लाइकोलिसिस से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से क्रेब्स साइकिल के द्वारा बन रहा है मैलिक एसिड। क्रेब्स साइकिल से क्या बन रहा है, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड, ये जो थ्योरी में मैलिक एसिड बेस्ड है, ठीक है। मैलिक एसिड कहाँ से बन रहा है, कह रहे स्टार्च जो गार्ड सेल्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। और पीएच हाई हो जाने पर स्टार्च जो होता है, क्योंकि स्टार्च उसमें रिजर्व फूड मटेरियल है और स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर जो है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पहले फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैलिक एसिड जो है ये गार्ड सेल्स में मैलेट और हाइड्रोजन आयन में, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। ये मैलिक एसिड मैलेट और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो गया। अब ये हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, गार्ड सेल्स में बढ़ जाती है और अब यहाँ पे आयन एक्सचेंज होता है, गार्ड सेल्स की सेल्स है ये, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकलने लगता है और बाहर की सेल्स से पोटेशियम अंदर आने लगता है, ठीक है। आयन एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं तो आयन एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, जिससे हाइड्रोजन आयन बाहर की सब्सिडरी सेल्स में पहुँच जाते हैं और पोटेशियम आयन वहाँ से अंदर की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन किसकी, मैलेट और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, पोटेशियम आयन ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं और इट रिजल्ट्स इन हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। मैलेट प्लस पोटेशियम आयन, और ये क्या करता है, हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर मैलेट आयन और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने से क्या होता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाने से डीपीजी भी बढ़ जाएगा और एडजेसेंट सेल से एंडोस्मोसिस के थ्रू वाटर गार्ड सेल्स में पहुंच जाता है, जिससे टर्जिडिटी हो जाती है, गार्ड सेल्स की कोशिकाएं टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो दिन के समय क्या प्रक्रिया होती है, दिन के समय मैलिक आयन जो है, मैलिक एसिड जो है मैलिक और मैलेट और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है और फिर आयन एक्सचेंज के कारण हाइड्रोजन बाहर निकलने लगता है और पोटेशियम आयन अंदर पहुंचने लगते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयन अंदर पहुंचते हैं और जब ये जो होते हैं वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जल अंदर आ जाता है और टर्जिड होने के कारण स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब देखेंगे रात्रि में किस प्रकार से स्टोमेटल पोर्स क्लोज होते हैं ड्यूरिंग नाइट। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है,
फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। फोटोसिंथेसिस रुक जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन भी कम हो जाता है। ठीक है, कंजम्पशन स्टॉप्स या बहुत ही कम हो जाता है, स्टॉप या बहुत ही कम हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पहले बताया वाटर से क्रिया करके क्या बना लेगी, H2CO3 बना लेती है, जिससे कि जो सबस्टोमेटल कैविटी है उनका pH कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कम हो गया तो इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका लेवल बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने से ये क्या करता है, लोअर्स द पीएच। पीएच को क्या कम कर देता है, कम कर देता है। और पीएच के कम होने से एसिडिटी बढ़ जाती है, गार्ड सेल्स के अंदर की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है और एसिडिटी इंक्रीज होने से एब्सिसिक एसिड इसके अंदर उपस्थित एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है। एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि जो पोटेशियम आयन है वो बाहर से अंदर आना बंद हो जाते हैं। ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड पोटेशियम बाहर से अंदर आने वाले पोटेशियम आयंस को रोक देता है, जिससे कि इससे एसिडिटी और भी अधिक बढ़ जाती है और शुगर जो होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करेगा, स्टॉप्स K प्लस आयन, स्टॉप्स K प्लस आयन एंट्री, इंक्रीजेस एसिडिटी मोर। और अब क्या होगा, एसिडिटी के ज़्यादा हो जाने से शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। शुगर इसमें हो जाता है स्टार्च में, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, और वाटर में इनसॉल्युबल होने के कारण ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, जिससे एक्सऑस्मोसिस के द्वारा पानी गार्ड सेल्स से बाहर निकल जाएगा, सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी और गार्ड सेल्स या कहेंगे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्च बनने से फ्लैसिड हो जाती है सेल्स, फ्लैसिड, और फ्लैसिड होने से स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। नाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ जाने से उसकी एसिडिटी या कहेंगे पीएच कम हो जाती है। हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ने से पीएच कम हो जाती है और पीएच कम होने से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और एसिडिटी बढ़ जाने से इसमें उपस्थित एसिड एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो जाता है, जो कि K प्लस आयंस की एंट्री गार्ड सेल्स में रोक देता है और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है। और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने के कारण एसिडिटी और बढ़ जाती है, जिससे शुगर जो होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च इनसॉल्युबल होता है, जिसके कारण कि फ्लैसिड हो जाती हैं गार्ड सेल्स एक्सऑस्मोसिस के द्वारा पानी बाहर निकालकर, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी है। किसने दी थी, लेविट ने दी थी। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी,
देखिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब बाहर भी वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है, वातावरण में भी पानी अधिकता है, ह्यूमिड कंडीशन है। तो अगर वातावरण में भी पानी अधिकता है और वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहा है पौधा या सबस्टोमेटल कैविटी में भी पानी की अधिकता है, तो वाटर डिफ्यूज़ नहीं होगा। वाटर डिफ्यूज़ कब होगा, जब जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा, और जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन, बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं है और अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही है, तो जल्दी वाटर डिफ्यूज़ नहीं होगा। इसलिए जैसे भी वातावरण में अगर ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या करता है, लोअर्स ट्रांसपिरेशन, कम कर देता है। समझ में आ गया, बाहर भी वाटर है और अंदर भी वाटर है, वाटर इजीली डिफ्यूज नहीं होगा। सेकंड है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, या कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड इज लाइट। लाइट अभी आपने पढ़ा, मैंने हम लोग की जितनी भी थ्योरीज पढ़ी, तो दिन के समय स्टोमेटा खुलते हैं और रात के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो लाइट होगी तो स्टोमेटा खुलेंगे और दिन लाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विंड वेलोसिटी। ठीक है, विंड वेलोसिटी, अगर हल्की विंड चल रही है तो ट्रांसपिरेशन जो है वो नॉर्मल होगा और ट्रांसपिरेशन विंड के साथ साथ बढ़ेगा। लेकिन अगर विंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। CO2 अभी भी आपने पढ़ा है, ठीक है, रिमी हाइपोथेसिस में पढ़ा कि CO2 की अगर मात्रा बढ़ेगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, CO2 की कम मात्रा होने पर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये CO2 की मात्रा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्रांसपिरेशन से। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पता ही है आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर जितना अवेलेबल होगा उस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है। वाटर कम होगा ट्रांसपिरेशन कम, और वाटर अधिक होगा ट्रांसपिरेशन भी अधिक होगा। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ एंटी ट्रांसपायरेंट्स। ठीक है, वो केमिकल्स जो ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं उन्हें हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आर, अभी मैंने पढ़ा है एब्सेसिक एसिड, जो अभी आपने K+ ट्रांसपोर्ट थ्योरी में पढ़ी। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड एस्पिरिन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, चेक करते हैं, दे आर एब्सिसिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पिरिन एंड फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन,
ट्रांसपिरेशन की एडवांटेजेस जो हैं आपको पता है, जो एक्सेस पानी है, पानी रूट्स कंटिन्यूस एब्जॉर्ब कर रही हैं, अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एक्सप्लोड कर जाएंगी, फट जाएंगी, और सेल्स से कंटिन्यूस पानी का बाहर निकलना ज़रूरी है, जो कि इवेपोरेशन के फॉर्म में होता है। तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है ट्रांसपिरेशन, ये इसकी मेन एडवांटेज है। साथ में ही ट्रांसपिरेशन को या कहेंगे ट्रांसपिरेशन के द्वारा, क्योंकि पानी जो है जल एक सेल से दूसरे सेल में आता है, इसलिए सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन रखता है, जिससे सेल्स के शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो क्या है पहला एडवांटेज है आपका maintains the shape of cells, removes excess water, removes excess water, it also helps in absorption of water, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ही वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी इसका एडवांटेज है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन जानते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होके जाइलम के थ्रू ऊपर सेल्स तक आता है, वहाँ से इवेपोरेट्स होता है, तो ये एटमॉस्फेयर की भी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और साथ में प्लांट्स के भी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर भी इसका मेन एडवांटेज है। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। डिसएडवांटेज ये है कि इससे कंटिन्यूअस जो पानी जो एवेपोरेट होता है वो बहुत ज़्यादा पानी एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। और कर्टिस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि ट्रांसपिरेशन इज़ ए नेसेसरी ईवल। ट्रांसपिरेशन जो है वो नेसेसरी ईवल है, वो इसलिए क्योंकि चाहे वो गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है, या टेम्परेचर के कारण एवेपोरेशन है, ये कंटिन्यूअस होता रहता है और इसको रोकने का कोई भी यंत्र या साधन नहीं है, इसे रोका नहीं जा सकता। ये कॉन्टिन्यूटी में बना होता है, जिससे बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। इसलिए कर्टिस CURTIS कर्टिस, ठीक है, कर्टिस ने कहा कि ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ईवल। ट्रांसपिरेशन क्या है, नेसेसरी ईवल है, जो हमेशा होता रहता है, इसे रोका नहीं जा सकता। दूसरा, ट्रांसपिरेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा, एक डिसएडवांटेज दूसरा ये है कि अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है तो पौधों से पानी निकल जाता है और पौधे मुरझा जाते हैं, जिनसे उनमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम विल्टिंग पे। ट्रांसपिरेशन से ही रिलेटेड है टर्म विल्टिंग, ठीक है, मुरझाना। हिंदी में क्या कहते हैं विल्टिंग को, मुरझाना। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जब पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, एक्सेस पानी बाहर निकल जाता है, तो पत्तियां मुरझा जाती हैं और उसी को विल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है गटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस गटेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूट प्रेशर, गटेशन क्या होता है, आपने पत्तियां सुबह सुबह जो पत्तियां देखते हैं तो कुछ पत्तियों के सिरे पर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सिरे पर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनके सिरे पर किनारे की ओर। ये जो प्रोसेस है, ये पानी का बाहर निकलना, ये जो ये है, ये क्या कहलाते हैं, गटेशन की प्रोसेस
कहलाती है। इसमें पत्तियों के किनारे वाटर ड्रॉप्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये गटेशन की प्रोसेस एक विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं हाइडाथोर्स, ठीक है, हाइडाथोर्स के द्वारा होते हैं। ये हाइडाथोर्स एपिथेंसिस की सहायता से एक्सेस वाटर को बाहर की ओर निकालते रहते हैं, जिन्हें हम जल की बूंदों के रूप में सुबह हमें दिखाई देती हैं लीव्स के ऊपर। ये जो गटेशन की प्रोसेस है ये कब होती है? रात्रि में होती है, जब स्टोमेटल पोर्स बंद होते हैं। हाइड्रोथोर्स जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये पोर्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर लूजली बॉन्डेड एपिथेल सेल्स, ये हाइड्रोथोर्स है, और इसके अंदर लूजली बॉन्डेड एपिथेल सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनसे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकलता है रात में। इज इट क्लियर? अब हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपिरेशन की सारी प्रोसेसेस पढ़ ली, स्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा भी वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये हमने देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देख लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में, कैसे फूड का ट्रांसलोकेशन प्लांट्स के अंदर होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ आपको पता है फूड का ट्रांसलोकेशन किससे होता है? वाटर का जाइलम से होता है, और फूड का फ्लोएम के सेल्स के द्वारा फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। इसमें कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम की और सीव ट्यूब्स का मेन रोल होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल का, ठीक है, फूड मटेरियल का पत्तियां, कौन फूड बनाता है? पत्तियां फूड बनाती हैं, और फूड मटेरियल का पत्तियों से बनने वाले स्थान से जहां उनका यूज़ होता है उन सेल्स तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। और किसकी सहायता से होता है? फ्लोएम की सहायता से, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स की से होता है। फूड मटेरियल का पौधों के विभिन्न प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन कहलाती है। और ये फूड मटेरियल कहाँ बन रहा है? लीव्स में बन रहा है, ठीक है, लीव्स में बन रहा है, तो लीव्स के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचना फूड ट्रांसलोकेशन कहलाता है। और ये जलीय माध्यम में ही होता है, जलीय माध्यम में फूड पत्तियों से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। फूड जहाँ पर बनता है, ठीक है, जिन सेल्स में फूड बनता है उनको हम कहते हैं सोर्स। जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर जिन सेल्स में हो रहा है और जिन सेल्स में इनका यूज होता है उसे हम कहते हैं सेल। तो लीव्स में जो सेल्स हैं वो क्या है? सोर्स है, और प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ पर फूड ट्रांसलोकेट होकर जाता है और वहाँ पे उसका रेस्पिरेशन में, डेवलपमेंट में, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वहाँ यूज़ होता है, वो सभी क्या कहलाती हैं? सिंक कहलाते हैं। सोर्स एंड सिंक। फूड कहाँ से ट्रांसलोकेशन फिर स्टार्ट होगा? सोर्स से स्टार्ट होगा और सिंक तक ट्रांसलोकेशन पहुँचता है, ट्रांसलोकेशन के थ्रू फूड पहुँचता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।
डायरेक्शन ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन। फूड ट्रांसलोकेशन जो है एक मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, ऊपर भी पौधों में जाता है, नीचे भी, और डिफरेंट ऑर्गन्स में या रेडियल साइड में भी जाता है। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल। इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। कहाँ, अपर साइड में अपर भी होता है, लोअर साइड में भी होता है, एंड रेडियल साइड में भी होता है। ठीक है, अपर में कैसे होगा, अपर में कहाँ होगा, लीव्स में जो बना हुआ है खाना, सपोज करिए ये लीव्स हैं और फ्लावर्स यहाँ हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स हैं और यहाँ पे फ्रूट्स हैं। तो लीव्स में बना हुआ खाना जब फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में जाता है तो ये क्या होता है, अपवर्ड। इसको हम अपर को अपवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड कहाँ है, लीव टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। लोअर में कहाँ है, ठीक है, लोअर बर्ड मूवमेंट। लोअर बर्ड मूवमेंट में जब ये स्टेम से नीचे रूट्स में जाएगा या नीचे के डिफरेंट ब्रांचेस में जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोअर बर्ड मूवमेंट, लीव टू रूट या डिफरेंट ब्रांचेस। रेडियल क्या होता है, ये जो स्टेम है ये क्या है, मोटाई में भी बढ़ता है। तो यहाँ कॉर्टिकल सेल्स में जो फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है, फ्लोएम से जो कॉर्टिकल सेल्स में जो फूड का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रेडियल होता है। लीव टू फ्लोएम और फ्लोएम से इसमें कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल सेल्स में रेडियल मूवमेंट होता है। तो ये 3 प्रकार का डायरेक्शन है, 3 साइड में डायरेक्शन है जिसे हम मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। थ्रू फ्लो, ठीक है, पाथ क्या है इसका, फ्लोएम के द्वारा जाता है पत्तियों से पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में और उनकी लीव्स में। 90% जो है वो फ्लोएम के द्वारा ही जाता है और इसको हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर सकते हैं किस प्रकार की 90% फ्लोएम को चेक किया गया और देखा गया कि उसमें जो सुक्रोज की मात्रा है वो 90% है। ये शो करता है कि फ्लोएम इज द पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। और दूसरा एक गर्लिंग एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक स्टेम लिया, स्टेम को बीच में से काट देते हैं, उसकी बार्क को और उसके फ्लोएम सेल्स को छील कर अलग कर देते हैं। नीचे का पार्ट भी ये मिट्टी में गमले में लगा हुआ है, ठीक है, ये बीच के इसके पार्ट्स सारे अलग कर देते हैं। बार्क और फ्लोएम सेल्स को अलग कर देते हैं और इसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या होता है, वो फूलकर मोटा हो जाता है क्योंकि फूड का ट्रांसलोकेशन इससे नीचे नहीं हुआ है और यहाँ पे फूड स्टोर हो गया है। और नीचे वाले जो प्लांट का पार्ट है वो कमज़ोर हो गया है, पतला हो गया है क्योंकि उसे प्रॉपर फूड नहीं मिला है। तो ये शो करते हैं कि फ्लोएम इज द पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। देखिए ये जो ट्रांसलोकेशन की बात है ये एक मास फ्लो हाइपोथेसिस या मुंच के द्वारा, मुंच हाइपोथेसिस जो कि मास फ्लो हाइपोथेसिस कहलाती है, मास फ्लो हाइपोथेसिस और मंच हाइपोथेसिस। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड
फूड है, पौधों में किस प्रकार से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, इसे मास्क हाइपोथेसिस या मंच हाइपोथेसिस के द्वारा समझा जा सकता है। मंच ने क्या किया, इस हाइपोथेसिस में मुंच ने जो है वो दो वेसल्स लिए जिन्हें कि एक ट्यूब के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, दो वेसल्स लिए जिन्हें एक ट्यूब के द्वारा जोड़ा गया। ये वेसल्स है, एक वेसल ये रहा, एक वेसल ये है। इसमें उन्होंने दो ऑस्मो सिस्टम लिए जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, और इनको भी एक ट्यूब से जोड़ दिया। ठीक है, इन वेसल्स में वाटर भरा गया। ये ऑस्मो सिस्टम 1 है, ए है, 1 है ए, और ये ऑस्मो सिस्टम बी है। इस ऑस्मो सिस्टम में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा और इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन भरा। इसमें क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों ऑस्मोमीटर भी एक ट्यूब बी से जुड़े हुए हैं। जो ऑस्मो सिस्टम बी है, इसमें एक ऐसा यंत्र लगाया गया है जो कि इसमें आने वाली शुगर को या शुगर के कंजम्पशन को शो करती रहे या बाहर निकालती रहे। तो ये क्लियर है आपको। बच ने क्या किया, दो वेसल्स लिए जिसमें दो ऑस्मो सिस्टम लिए जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, ऑस्मो सिस्टम 1 एंड ऑस्मो सिस्टम 2। ऑस्मो सिस्टम 1 में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, ऑस्मो सिस्टम बी में डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, और इसमें एक ऐसा प्रक्रिया बनाई गई जिससे कि जो इसमें शुगर है वो बाहर निकलती रहे। और इन दोनों ऑस्मो सिस्टम को दो वेसल्स में रखा जिसमें कि पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ये दोनों वेसल्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने से ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है अंदर की ओर प्रवेश करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, वाटर बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेगा, और जब अंदर प्रवेश करेगा तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो इस टी पाइप में बढ़कर कहाँ, ऑस्मो सिस्टम बी में आने लगेगा। ऑस्मो सिस्टम बी में आने पर क्या होता है, ऑस्मो सिस्टम बी में ये यंत्र लगा, इसके द्वारा जो शुगर है वो एक्सेस शुगर बाहर निकलती रहती है, इसमें आ जाता है, और एक्सेस शुगर जितनी भी ज़्यादा है वो क्या करेगी, इसके द्वारा बाहर निकलती रहेगी या शो करेंगे कि इनका उपयोग हो रहा है। ठीक है, और वाटर जो होता है, जो इसमें वाटर है, शुगर और वाटर दोनों आ रहा है, वाटर क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको। यहाँ से बाहर निकल जाएगा और निकलने के बाद ये क्या करेगा, इस ट्यूब से जो पानी यहाँ अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, जो कमी हो रही है वो इसमें फिर से वापस लौट आ रहा है। इन्होंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, इन्होंने कहा कि ऑस्मो सिस्टम ए जो है वो क्या है, लीफ। ठीक है, ऑस्मो सिस्टम ए क्या है, लीफ है। टी क्या है, ये जो ट्यूब है ये क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, और ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स है जहाँ पर इस शुगर का यूज़ हो रहा है या ट्रांसलोकेट होके ये जा रही है स्टेम की सेल से या किसी भी चीज़ की सेल से, जहाँ ये ट्रांसलोकेट होकर जहाँ ये कंजम्पशन एरिया है, ये या तो कह सकते हैं हम ये सोर्स है या ये, और ये सिंक है, यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर इस जो ग्लूकोज ये जो आ रहा है, यहाँ से ग्लूकोज आ रहा है, सुक्रोज आ रहा है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पर विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता जा रहा है। ठीक है, विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता जा रहा है, और जो इससे जो जल
बच रहा है वो क्या कर रहा है, वो जल फिर से बाहर इन सेल से बाहर निकल आ रहा है। और ये टी, ये जाइलम, टी क्या है जिसको डिनोट कर रहा है, जाइलम को। और फिर से जो बचा हुआ जल या बाहर निकला हुआ एक्सोस्मोसिस के थ्रू जो जल है वो क्या कर रहा है, वो फिर से जाइलम के थ्रू क्या पत्तियों में या डिफरेंट सेल्स में चला जा रहा है। तो इस ये जो है ये वाला ये पूरा प्रोसेस जो है ये शो करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मान्यता या माना जाने वाला हाइपोथेसिस है जो कि मंच ने दिया। तो ये क्लियर हो गया होगा क्या मंच ने क्या बताया। मंच ने बताया कि पत्तियों में भोजन बन रहा है सोर्स में, और सोर्स में भोजन बनने के बाद वो फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में जाता है जहाँ पर उसका उपयोग कर लिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा जल है वो फिर बाहर निकल कर एक्सोस्मोसिस के थ्रू जाइलम के थ्रू पत्तियों में वापस आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड। अब ये पौधों में किस प्रकार से होता है, देखिए लोडिंग क्या है, पत्तियों में भोजन बन रहा है, सेल्स में भोजन बन रहा है, और सेल्स से फिर फ्लोएम तक, फ्लोएम सेल्स तक जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, लोडिंग कहलाती है। और फ्लोएम से फिर फ्लोएम की सेल्स से फिर जहाँ पर उपयोग की जाती है, जिन सेल्स में कंजम्पशन होता है वहाँ तक जाने की या सिंक तक जाने की प्रक्रिया को अनलोडिंग कहते हैं। तो सोर्स से फ्लोएम सेल्स में फूड के फ्लोएम सेल्स में जाने की प्रक्रिया लोडिंग कहलाती है, और अनलोडिंग क्या है, फ्लोएम से सिंक में जाने की प्रक्रिया। सोर्स टू फ्लोएम क्या कहलाती है, लोडिंग, एंड सिंक, सॉरी फ्लोएम टू सिंक एंड, और ये जो लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। देखिए एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या है, जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, जो हम कहेंगे लोडिंग की बात करेंगे तो जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मेसोफिल सेल्स ये प्लाज्मा डेस्मेटा से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो फूड यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा डेस्मेटा के द्वारा एक सेल्स से दूसरे सेल्स में चला जाता है, जिसे एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। और यहाँ से किस में चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो है क्लोरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं, क्लोरेनकाइमा सेल्स एंड फ्लोएम की जो सीव सेल्स होती हैं, इनमें या तो प्लाज्मा डेस्मेटा बहुत कम होते हैं और या तो अनुपस्थित होते हैं। क्लोरेनकाइमा में बहुत कम होते हैं और फ्लोएम की सेल्स देखेंगे, सीव सेल्स है, सीव ट्यूब्स हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल के थ्रू ये फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सॉरी, एक्चुअली इट्स नॉट एपोप्लास्टिक, ये सिम्प्लास्टिक है, ठीक है, ये सिम्प्लास्टिक है, सॉरी सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में प्लाज्मा डेस्मेटा से मूवमेंट होता है, वैसे हम बना रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं, सिम्प्लास्ट, ठीक है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो किससे होता है, प्लाज्मा डेस्मेटा से। और एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो सेल वॉल के थ्रू होता है, जहाँ पर प्लाज्मा डेस्मेटा नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, जैसे कि क्लोरेनकाइमा सेल्स और सीव ट्यूब्स से। क्लियर है ये, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मेसोफिल सेल्स हैं तो
क्या है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है। ये फूड किससे जा रहा है, प्लाज्मा डेस्मेटा से। लेकिन अब यहाँ पे क्लोरेंकाइमा सेल्स आ गई, जहां पर क्या है आपकी प्लाज्मा डेस्मेटा नहीं है या बहुत ही कम है, अनुपस्थित है, वहां पर जो होता है ये ट्रांसलोकेशन ये सेल वॉल के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट। तो ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये क्लोरेंकाइमा एंड दीज आर सीड ट्यूब्स। तो ये लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड के बारे में आपने जाना। ठीक है, आपने अनलोडिंग के बारे में और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने मंच हाइपोथेसिस पढ़ा। अब हम देखेंगे कि संचयी अंग या कहेंगे स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ कहाँ होता है। फूड का स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स में होता है। आपको पता है कुछ रूट्स में, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं, ठीक है, सीड्स में, ये सब में स्टोरेज ऑफ फूड होता है। ये जो फूड लाया जाता है ये सब स्टोर होता है। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन कंप्लीट किया और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कंप्लीट किया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू।